नमस्कार सभी का हमारे ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में व्यूअर्स समूह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पे आज हमने सर के साथ बात करनी है, वो है वेस्ट एशिया क्राइसिस, लेसन्स फॉर इंडिया एंड न्यू चैलेंजेस जो भारत के सामने आई हैं वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हमारे साथ कर्नल तेज चिकू जी है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। थैंक यू विजय जी, नाइस टू बी बैक। सर हमने देखा कि किस तरह से जो ये कश्मीर, आपने इसका नाम कश्मीर डायलॉग रखा है, बट इट इज बिकमिंग एन इंटरनेशनल डायलॉग नाउ। बिल्कुल सर। देखिए सर, जो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे जरूर पड़ता है। तो इसलिए वो उस नजरिए से हमें भारत, क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर का ईरान के साथ जिस हिसाब से एक संबंध है जो हमने कनेक्ट देखा है, और जो ईरान पे जो हो रहा है उसका जम्मू कश्मीर पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उस पर असर पड़ता है और देखने को भी मिलता है। तो उस संबंध में हमें जो ये चर्चाएं करनी पड़ती है, तो इससे रिलेटेड मुझे बताइए सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो अभी ये हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में फिर अमेरिका आया, ईरान आया, कुछ बात बनी नहीं, फिर चले गए, फिर अभी कॉन्फ्लिक्ट पे मोड पे फिर से आए हैं। और होर्मुज को देखेंगे तो वहां भी जो है ईरान इन जो ऑयल टैंकर्स है उनको पास नहीं होने देता है। अमेरिका ने अपनी तरफ से एक सीज लगाया है, कोशिश कर रहा है वो प्रेशर करने की ईरान को। तो इस पे हमारे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लेसन्स हमने इससे सीखने हैं और चैलेंजेस कैसे हैं? देखिए विजय जी, दो तीन इशू है। या तो हम करंट इस सिचुएशन को देखें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वो डिस्कशन, या तो हम हमारा जो पिछली बार एक था जो कि नहीं हम कर सके, वो है इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। मुझे लगता है हम इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये मामला जो है ईरान का, ये कल तो समाप्त होने वाला नहीं है। और हम 22 तारीख के बाद उसको करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को वो खत्म होने वाला चीज। और उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आसार तो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो बेसिकली हम इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है, वेस्ट एशिया के अंदर कभी भी हिस्ट्री में कुछ भी हुआ हो तो हमारा भारत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। और आज का नहीं है, पहले से ही, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूरोप के साथ वेस्ट एशिया से ही होती है। आप पाकिस्तान जाएंगे, फिर अफगानिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, और फिर अगर आपको नॉर्थ जाना है तो कैस्पियन सी क्रॉस करके टर्की के ऊपर चले जाएंगे, या अगर आप एशिया के ही रूट ज्यादा ईरान से जाना चाहते हैं तो वो लैंड मार्च से चले जाएंगे। तो क्योंकि हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वेस्ट के साथ सरफेस कम्युनिकेशन वहां से रही है, इसलिए वहां पर जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जहां तक आपने कश्मीर की बात करी, आपको पता है कि ईरान और कश्मीर का कितना गहरा संबंध रहा है शाह हमदान के टाइम से, और अली हमदानी, सईद अली हमदानी, और तो उसके बाद से ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुआ है। और वहां पर अराकी ने शिया फेथ को बढ़ावा दिया। आपने आपने देखा उसने कितने कन्वर्शन किए, और इनफैक्ट न्यूज के साथ भी उसने बर्ताव ठीक नहीं किया। और फिर उस इलाके में, पूरे स्टेट में, फिर वो वहां से करगिल चला गया, करगिल से बल्तिस्तान चला गया, तो वहां पर जो बौद्ध धर्म थे वो सब शिया बन गए। आजकल भी वही शिया फेथ फॉलो करते हैं। तो कश्मीर और ईरान का तो संबंध काफी गहरा पड़ा है, गहरा रहा है। तो अब इंडिया की इम्प्लीकेशन देखिए क्या है इंडिया के लिए। मुझे लगता है आजकल के युद्ध में, अच्छा इंसिडेंटली आपने देखा होगा 1980s में सईद अली खमदानी, अली खमैनी, सॉरी, आयतुल्ला जो थे, वो सुप्रीम काउंसिल के चीफ थे, वो कश्मीर आए हुए थे। आपने देखा होगा, काफी सारी फोटोज उसकी वायरल हो रही हैं, उन्होंने वहां पर तकरीर भी की थी। तो संबंध तो बहुत गहरे रहे हैं, बट लेकिन भारत के लिए अभी हम देखते हैं क्या हमारे ऊपर क्या होने वाला है, इससे क्या इम्प्लीकेशन है हमारी। सबसे पहले बड़ी इम्प्लीकेशन ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी।
आपको पता है भारत जो है नेट इंपोर्टर है एनर्जी का। एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो तेल और उसके साथ जो जुड़ी हुई बाकी सारी चीजें जो क्रूड से निकलती हैं, तेल निकलता है, डीजल निकलता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल निकलता है, ग्रीसेस निकलती हैं, काफी सारी चीजें निकलती हैं उससे, क्रूड से। और ये पूरा क्रूड जो हमारे पास आता है, तकरीबन 40% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वहीं से आता है, गल्फ रीजन से आता है। और गैस तो उससे ज्यादा आता है, गैस तो 50 से 60% वहीं से आता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मॉडर्न युग में जहां आपकी पूरी मिलिट्री पावर तकरीबन तकरीबन ऑयल पर डिपेंडेंट है, उसके साथ क्या होगा। हमारे साथ साथ जापान का तो 90% आता है, ताइवान का भी इतना ही, साउथ कोरिया का भी इतना। तो एक्चुअली पूरे विश्व में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर पड़ा है, ईरान का भी जब तक ब्लॉकेड रहेगा तब तक वो पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम भारत की बात करेंगे, सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन है कि हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व 45 डेज का बता रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। हमको ये कम से कम 90 डेज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, पहला। दूसरा, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने सोर्सेज। आप अमेरिका से लाइए, वहां पर टेक्सास में होता है, लुइसियाना में होता है, अलास्का में होता है। आप व्लादिवोस्टॉक से लाइए, बल्कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक तो एक रूट भी एस्टेब्लिश हो चुका है तेल लाने के लिए। आप वेनेजुएला से लाइए, जहां से मिलता है आपको आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ये जरूर है कि ये जहां से आएगा ये बहुत लंबे रास्ते हैं, और लंबे रास्ते होने की वजह से कीमतें बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, तो तेल महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको जो हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल बी हेल्ड होस्टेज। आज ये हुआ, कल कुछ और हो जाएगा, तो हमेशा ये होगा। अभी तक तो आपने पॉलिटिकली इस चीज को हैंडल कर दिया, बिकॉज आपने कीमतें नहीं बढ़ाई। लेकिन ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। रूमर से देखे पहले क्या हुआ, रूमर चढ़ गए, लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, और आपका गैस का एक सिलेंडर 5,000 रुपए में बिकता था यहाँ पर। तो दैट इज ये एक सो दिस इज ये एक चैलेंज है। अब नेक्स्ट चैलेंज देखिए, नेक्स्ट चैलेंज जो है इससे भी बड़ा एक चैलेंज है, और वो ये है कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका पॉलिटिक्स क्या है। वेस्ट एशिया में मैं एक्चुअली पहले दिन से ये बता रहा हूँ, ये जो जंग चल रही है वहां पर, ये सिर्फ वेस्ट एशिया की जंग नहीं है, इससे पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा प्रभाव तो चाइना के ऊपर पड़ेगा, चाइना ईरान रिलेशन पर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मैं तब भी मानता हूं कि भारत के ऊपर आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया को रीशेप किया जा रहा है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो स्ट्रेटेजिक कंपोजिशन जो है, पिक्चर जो है वो बदली हो रही है। कैसे बदली होगी, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, हो सकता है ऐसा ना हो लेकिन चांसेस है। सबसे पहले ईरान जो है वहां पर वेस्ट एशिया के अंदर आपने देखा होगा सबसे ताकतवर मुल्क है। जो देश सऊदी अरेबिया के अमेरिकन बेसिस पर अटैक करे, बहरीन के फिफ्थ फ्लीट जो है उनका, सेंट्रल कमांड का फिफ्थ फ्लीट जो है बहरीन में, उसके ऊपर अटैक करे, कतर पर अटैक करे, दुबई पर हमला किया, यूएई, किसको नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। जो आदमी जो की तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी है उसके पास। अच्छा,
तो आप खुद अंदाजा लगाए, जिस देश का एयरफोर्स नहीं है, नेवी तकरीबन खत्म हो चुके हैं, और उसके बावजूद ये पांचों देशों के ऊपर हमला कर रहा है, कितना पावरफुल है। इसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ, इराक में है इसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि वहां काफी शिया लोग रहते हैं। वहां पर एक हिजबुल्लाह है, उसका नाम है कतेब हिजबुल्लाह, वो ईरान के समर्थक है, एक प्रॉक्सी है। हुतीज है ईरान के समर्थक, हमस है हुती के ईरान के समर्थक, और हिजबुल्लाह। सीरिया में भी इनके समर्थक है, क्योंकि शिया वहां भी रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान वेस्ट एशिया के अंदर कितना पावरफुल है। अब अगर ये पावर खत्म हो जाती है, और इस पावर को खत्म करने का ही एक मुद्दा था अमेरिकन इंटरफेरेंस, क्योंकि इस पावर से इन लोगों को तो जंग से पहले खतरा नहीं दिखाई देता था, ये जंग के बाद इनको खतरा दिखाई दे कि हम भी इसके रडार पर हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो इजराइल को था। जी। नाउ अगर ये कमजोर हो जाती है ताकत, अगर ईरान की ताकत कमजोर हो जाती है, जो कि होगी मुझे लगता है, क्योंकि जंग तो अभी बंद नहीं होगा, और जो भी, क्योंकि हानि भी बहुत हुई है उनकी, काफी सारा नुकसान हुआ है उनका। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि उनके पास लड़ने के साधन नहीं है, वो अभी भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अगर ईरान कमजोर पड़ गया, उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, कताब हिजबुल्लाह और हमस खत्म हो गए, और ईरान की ताकत खत्म हो गई, तो वहां वैक्यूम कौन फिल करेगा? क्योंकि ताकत तो किसी ने तो सुप्रीमेसी दिखानी है। तो वहां फिर वो सुन्नी देशों के हाथ में ताकत चली जाएगी। उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में है पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, टर्की। बिकॉज टर्की भी हमेशा ईरान से उनका शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है उनका, और टर्की अपने आप को नेटो का हिस्सा मानकर अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, और वो चाहती है कि वेस्ट एशिया में उसका दबदबा हो। तो अगर ईरान कमजोर हो जाएगा, ये सारी ताकतें जो हैं ये फिर बड़ी हो जाएंगी। और कोई कहता है कि इसको मुस्लिम नेटो, कोई कहता है इसको क्वाड बनेगा, मुस्लिम क्वाड बनेगा। लेकिन अगर ईरान कमजोर पड़ता है, अगर रजीम चीज होती है, और अगर वो उसकी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तो बहुत उनको धक्का लगा है, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिकल ताकत और इकोनॉमिक ताकत खत्म हो गई, कम हो गई, तो ये 4-5 देश जो हैं इनका दबदबा बढ़ेगा। उसमें पाकिस्तान विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पाकिस्तान एक पावर देश है जी। हालांकि इसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा यूएई के साथ इसके रिश्ते। बाय द वे यूएई इसका हिस्सा नहीं बनेगा, कि यूएई इजराइल के साथ ठीक रिश्ते बनाना चाहता है, और यूएई के बरखिलाफ ये सऊदी अरेबिया वगैरह सब लोग हैं, और यूएई को छोड़कर बाकी सब वहां पर अपना दबदबा बनाएंगे। ये अमेरिका के साथ गठजोड़ करेंगे, ये अमेरिका की प्रॉक्सीज बनेंगे, और डायरेक्ट थ्रेट हमको होगा। ये सच है कि सऊदी अरेबिया के हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक है, बट अब सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस के लिए निर्भर है पाकिस्तान के ट्रूप्स के ऊपर। वहां पर उनके पाकिस्तान के 18 एयरक्राफ्ट गए हैं, और ट्रूप्स गए हैं, मेरे ख्याल से 13,000 कुछ ट्रूप्स ऐसे गए हुए हैं, एक डिवीजन के करीब ट्रूप्स गए हैं वहां पर, 18 एयरक्राफ्ट गए हैं, और भी सामान गया है वहां पर। वो क्योंकि सऊदी अरेबिया को थ्रेट है ईरान से भी और इजराइल से भी। अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ट्रेन इंस्टीट्यूशन आर्मी है, तो वो उस आर्मी का फायदा उठाकर इनको प्रोटेक्शन देगी, और पाकिस्तान का दबदबा बनेगा उस इलाके में। अब पाकिस्तान बने, क्वाड बने, एज लॉन्ग एज हमारे को थ्रेट न हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जो भी करता है वो इस लिहाज से करता है कि हम इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा, हम जो भी कर रहे हैं उसका फायदा हमें कहाँ हो रहा है, और उस फायदे का हम इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट कहाँ करेंगे। आपने देखा होगा मुशाहिद हुसैन ने क्या स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे ऊपर, हमारा जब इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान आया कि अमेरिका को लॉन्ग टर्म थर्ड पाकिस्तान से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बिकॉज ऑफ एटॉमिक पावर है, अगले दिन मुशाहिद हुसैन ने क्या बोला कि हमारे पर कोई भी हमला करेगा, अगर अमेरिका हमला करता तो हम इंडिया को रगड़ देंगे। ये बोला उसने। इससे पहले भी जनरल जिलानी उनका चीफ था,
93 में, उसने भी ये स्टेटमेंट दी थी, हमें कोई भी हमला करे हम तो इंडिया को। तो और नाउ विद आसिम मुनीर देयर हु इज टेरिबली एंटी इंडियन, मतलब वो तो हिंदू के बरखिलाफ है, हिंदुस्तान के बरखिलाफ तो है ही, हिंदुओं के बरखिलाफ है। तो वो इस पोजीशन जो बनने वाली है ईरान के अंदर, वो इसका इस्तेमाल करेंगे भारत के बरखिलाफ। तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। जी 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 जी। तो मैंने दो चैलेंजेस आपको बताए, एक ऑयल की निर्भरता, एनर्जी निर्भरता, और दूसरा ये जो हालात, जो स्ट्रेटेजिक हालात जो है वहां पर जो बनने वाले हैं, जो रिकन्फिगर हो रहा है वेस्ट एशिया, उसमें ये सुन्नी मुस्लिम देश लेड बाय पाकिस्तान, टर्की। आपको याद होगा कुछ साल पहले इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान ने हाथ मिलाया था टर्की और मलेशिया के साथ ओआईसी में दबदबा बनाने के लिए। फिर सऊदी अरेबिया ने उनको कुछ टोका था। इनफैक्ट वो भी एक वजह थी कि इमरान खान हट गया वहां से, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो भी जनरल आता है वो अपने आप को अमेरिका का पुडल बन जाता है, अपने आप को तभी वो पावर में रह सकते। और ये वाला तो बिल्कुल एक एसेट था पाकिस्तान आर्मी में, तो इसको बना दिया। और ये पाकिस्तान तो अमेरिका का गेम खेल रहा है। और आपने सुना होगा, कुछ अभी न्यूज आ रही है कि दबे दबे शब्दों में न्यूज आ रही है कि ईरान मुनीर के ऊपर अपना भरोसा उनको नहीं रहा, क्योंकि वो उनको लगता है कि अमेरिका की गेम खेल रहा है। लेकिन व्हाटएवर इट इज, पॉइंट ये है कि जब वेस्ट एशिया रिकन्फिगर होगा, रीशेप होगा, तो इट विल बी अ बिग चैलेंज टू इंडिया, जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो पोलिटिकली ऑल्सो। इंडिया को ये मैनेज करना पड़ेगा। इंडिया को मैनेज करना पड़ेगा सर। साथ में एक चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे बीच में बताया था कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट्स हैं, जो अभी पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत नजदीकियां बढ़ी हैं, खासतौर पर ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो जिस हिसाब से उन्होंने वो जो पहलगाम का भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने पहलगाम किया तो उसका हमें ये अब बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पहलगाम पे हमने मासेकर करवाया था, अटैक करवाया था। ये भी स्टेटमेंट पाकिस्तान से है। देखिए, पहलगाम, मैंने उस टाइम, आपने मेरे से रिकॉर्डिंग कराई थी एक, जब ये युद्ध विराम हुआ था, आपको याद होगा, मैंने कंडेम किया था वो युद्ध विराम। और उस युद्ध विराम की वजह से हमको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि युद्ध विराम होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर जंग लड़ते तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगता, जो कि अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही है। दूसरा पहलू ये था कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, तो देश में सब यही बोल रहे थे कि गलत टाइम से हुआ और सडनली हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के दबाव में हमने ये किया, नहीं तो ये और चलना था 2-4 दिन। हमने युद्ध विराम किया, ट्रंप ने ही अनाउंस किया था, ट्वीट कर। हाँ, ये तो हमें, अब लोग कहते नहीं हमारे आपने दबाया, लेकिन ये सच नहीं है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो इजराइल को भी धमकी दी, इनफ इज इनफ, अभी आप बम्बार्डमेंट मत करो बेरूत और हिजबुल्लाह के ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 10, अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री। उन्होंने इजराइल को भी ठोका कि अब नहीं आप फायर करोगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सीज फायर आगे बढ़े। और ईरान ने ये शर्त लगाई थी कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर फायर करता रहेगा, उनके ऊपर अटैक करते रहेगा सदर्न लेबनान में, तो हम ये युद्ध विराम नहीं होने देंगे। तो उसको इजराइल को ऑर्डर करना पड़ा कि बंद कीजिए। एंड ही सेड, अपने ट्वीट में लिखा, इनफ इज इनफ, आई ऑर्डर्ड इजराइल टू स्टॉप फायरिंग एट। यही चीज उसने हमारे साथ भी करी होगी। पाकिस्तान तो वैसे घुट्टों पर आ रहा था, उनके नूर खान, किराना हिल्स वगैरह वगैरह काफी नुकसान हुआ था, उन्होंने तो मान लिया, लेकिन भारत को भी मानना पड़ा बिकॉज अंडर थ्रेट। मुझे लगता है, या ऑफिशियली क्या बताया जाए, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट वी डिड इट अंडर अमेरिकन प्रेशर। मे बी इट वाज राइट। जो लोग ऊपर बैठे उनको शायद देश के इंटरेस्ट को ज्यादा मालूम है हमारे मुकाबले। बट इससे जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, ये सबसे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर की पोजीशन कंसोलिडेट हो गई, वो बहुत बड़ा हीरो बन गया। और उन्होंने इस पोजीशन का इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने आप को इंग्रेशिएट करने का, जिसको हिंदुस्तानी में हम बोलेंगे मक्खन लगाने के लिए। और रियर अर्थ का जैसा
दे दिया, क्रिप्टो करेंसी का जायजा दे दिया, और फिर ये बोला मैं ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं मध्यस्थता करूंगा। और ट्रम्प का तो यही है कि भाई आप जो उसका कि जिस काम में वो आ सकता है कुछ देर के लिए, कोई लीडर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर फेंक देते हैं। दिस इज अमेरिकन पॉलिसी ऑलवेज। तो ये दूसरा एक उस पहलगाम का ये एक और जो आपने बात पूछी थी, उसका ये एक खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आपका एक और इशू मैं बता दूंगा, जो एक और चैलेंज है। दो चैलेंज मैंने आपको बता दिए, तीसरा चैलेंज क्या है? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमस और हिजबुल्लाह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स उनको कराची में भी दिखे हैं, इंडियन इंटेलिजेंस को, क्योंकि हिजबुल्लाह को जब मार पड़ रही, हमस को जो मार पड़ रही है, उनके लिए सबसे सुरक्षित एरिया तो यही है। और अगर वो तो लड़ाकू हैं, वो तो किसी के लिए लड़ेंगे, इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे। वो इस्लाम आया है या नहीं है वो उसको कहाँ पता है? उनको कहाँ पता है कि कश्मीर में इस्लाम ज्यादा फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान के वजह? पाकिस्तान तो एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। तो हमस कार्डर्स और खासकर हिजबुल्लाह कार्डर्स, हमस तो काफी पसपा हो गई है, हिजबुल्लाह कार्डर्स और हमस कार्डर्स जो हैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान में उनको बड़ा फर्स्ट क्लास वातावरण मिलेगा। वहां इजराइल भी नहीं पहुंचेगा। आफ्टर ऑल जहां एलईटी का इतने एसेट्स हैं, वहां पर जैश के इतने एसेट्स हैं, दे विल जस्ट गो एंड सिट देयर। एक बैरक उनको दे देंगे और बोलेंगे चलो अभी कश्मीर चलते हैं, कल साउथ में चलते हैं, गुजरात में चलते हैं, लद्दाख में चल, जहां मर्जी चलो। बॉर्डर तो जो मर्जी, बॉर्डर बहुत बड़ा है, जाओ कहीं भी जाओ। उनको तो यही करना है, इस्लाम के नाम पर वो उनको मरा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि अगर ऐसा हुआ, इंडिया को एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हिजबुल्लाह तो सबसे बड़ा दुश्मन और हमस सबसे बड़ा दुश्मन तो इजराइल का है। क्या इजराइल इंटरवीन करेगा? करना पड़ेगा। और अगर इजराइल ने इंटरवीन किया ऑन बिहाफ ऑफ अगेंस्ट हिजबुल्लाह, that means they will come directly in aid of India. So you can imagine the kind of situation that will be created. तो ये जो आगे वाले चैलेंजेस है ना, हम इनको देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। अगर ये खासकर हमस हिजबुल्लाह के कार्डर्स, और हमस ने तो ओपन जुलूस निकाला था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, आपने देखे होंगे वो वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, साथ में ये भी है कि अफगान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप अभी थोड़ी इवन कील पर शायद आएगी, क्योंकि चाइना ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, उधर डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, और चाइना ने उनके ऊपर दबाव डाला है कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे जी। तो ये सिनेरियो जो है वो भारत के बरखिलाफ ही बन रहा है। कपल्ड विद दिस इज पाकिस्तान की इमेज एज एन मीडिएटर, जो देश को हम, जो जिस देश में कोई वर्ल्ड लीडर जाता नहीं था कभी, वो अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पर प्रेजेंट करे और दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे, तो वो तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। बहुत इमेज कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और वो उस इमेज का इस्तेमाल कैसा करते हैं। यूएई ने बोला हमने जो आपको, तो उन्होंने इमीडिएटली फौज भेजी सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन $3 बिलियन ले लिए, 2 वापस कर दिया, यूए के 1 बिलियन अपने लिए रख दिया। ये तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। जी। तो पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान वो सब करेगा जो इंडिया को तकलीफ दे, और ये हमें मुसीबत अब झेलनी पड़ेगी आगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या है इसमें, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो टेररिज्म को, जिहादिज्म को, इस्लामिक रेडिकलिज्म को वेस्टर्न एंगल से देखते हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने कितनी तबाही मचाई, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को बेघर किया, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। हमारे लिए वो परेशान है, हमें अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए भारत के लिए बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं। अगले आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि भारत के लिए कितने सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। और हम डेमोक्रेसी में हर एक चीज ओपनली होता है,
चाइना में तो पता नहीं चलता है, अमेरिका में ओपनली होता है, मुस्लिम देशों में तो हर जगह पर आपकी डिक्टेटरशिप है, तो वहां से पता नहीं चलता। तो ओपन सोसाइटी का वैसे भी एक स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो सर अंत में आपके हिसाब से मैं चाहूंगा कि इतना थोड़ा सा आप बताइए कि जो भारत सरकार है वो तो इस पे ऑटोमेटिकली काम कर रही होगी। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो इन के जो दुश्मन के जो यहाँ पर जो इकोसिस्टम था उसको भेदने की, उसको तोड़ने की बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, बहुत सारे स्पाइस पकड़े गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि भारत को इस पे किस तरह से अंकुश लगाना चाहिए? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप हर जगह देख रहे हो, ये अभी जो है लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, कन्वर्शन रैकेट है, ये गवर्नमेंट इसमें कितना इंटरवीन कर सकती है मुझे लगता है ये तो अगर हम हमेशा हिंदू हमेशा गवर्नमेंट पर छोड़ता है, ये तो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर एवरीवन। अभी लेंस कार्ट ने आपको देखा होगा कि वो बुर्का अलाउड कर रहे हैं, हिजाब अलाउड कर रहे हैं, और लेकिन वो कलावा पहनने से मना करें, बिंदी नहीं पहने। हमारे देश में 80% पॉपुलेशन को अपने ट्रेडिशन फॉलो नहीं करने के, बाकी के लिए सब ठीक है। टीएससी में क्या हो रहा है, कन्वर्शन रैकेट चल रहे हैं, तो ये बंद नहीं होगा। हम समझते हैं गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट नहीं करेगी जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, और जब तक सोसाइटी में ये भावना पैदा नहीं होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है इसका। और हिंदू तो आपको पता है एक लिबरल माइंडेड आदमी है। हम तो बोलते हैं सर्वे भवन तो सुख न, सबके लिए हम संस्कार ही ऐसे हैं कि किसी को मारना नहीं, चींटी नहीं मारना, तो इंसान को मारने की तो बात ही अलग है। दया करते हैं तुम्हारे, तो कश्मीर भी लगता सारे तो कुछ हमारे लिए सब बराबर ही है, पर उनके लिए तो बराबर नहीं है। वो जब तक आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकेंगे। So these are big challenges for India, and I have a feeling कि अच्छा देश के अंदर भी मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, पूरी दुनिया में जिस देश को आप देखो ना, सबसे बड़ा 5th कॉलम हमारे देश पे है, सबसे बड़ा 5th कॉलम, दैट मींस एंटी नेशनल कॉलम। और इट मे नॉट बी एंटी नेशनल, शायद ज्यादा स्ट्रिंजेंट टर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ, बट वो इस मुद्दे को ऐसे नहीं देखते जैसे आप और मैं देखते हैं। जी जी जी। आपने देखा होगा कल पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी का जो नंबर 2 है धर्मेंद्र यादव, वो तो परिवार में ही सब कुछ, एक बीवी है, एक कजिन है, एक नेफ्यू है, सब एमपीज है। उसने क्या बोला, इस प्रावधान में मुस्लिमों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। उसको मालूम है कि संविधान प्रोहिबिट करती है, वहां कोई प्रोविजन नहीं है धार्मिक स्थल पर रिजर्वेशन देने का, लेकिन तब भी उसने बोला, तब भी उसने पॉलिटिक्स खेली वहां पर कि भैया मुसलमानों की बात करो। हाँ, so ये we have huge challenges that I think that we can discuss the next time, and you know जो भी मुझे लगता है कि ईरान के जिस प्रकार से आगे चीजें बढ़ रही है सॉरी things seem to be going from bad to worse, and we will discuss that a little maybe in the next. बिल्कुल सर। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या चैलेंज जो कर्नल तेज टिपू साहब ने हमें बताई, क्या आप सोचते हैं इन चैलेंजेस के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, जो भारत के सामने अभी बहुत डेंजरस चैलेंजेस खड़ी हो चुकी हैं। आपका क्या मानना है? तो सर आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय आज देने के लिए। अगले प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।